नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं हरपल न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मंगलवार को उत्तराखंड राज्य स्थापना का 21वां दिवस हुआ आयोजन। राज्यपाल ले जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। कश्मीर घाटी में तैनात जवान अब कर सकेंगे पढ़ाई। सेना ने कश्मीर विवि से किया MOU। मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू सुबह पहुंचे डेरा बाबा नानक। दूरबीन से किए खातरपुर साहिब के दर्शन। मंगलवार दोपहर को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। आंदोलन पर बड़ा फैसला संभव। द्वारका साउथ इलाके में नौकरी का झांसा देकर एक युवती को जबरन शराब पिलाकर उसके साथ होटल में सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ले जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। उनके साथ DGP अशोक कुमार, ADGP PVK प्रसाद भी शामिल रहे। वहीं CM पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान CM पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वहीं केंद्र सरकार का इसमें पूरा सहयोग रहा। केंद्र के विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ की मदद की गई। योजना है कि प्रदेश के 10 क्षेत्रों को 2025 तक लिंक मार्ग से जोड़ा जा सके, जिससे पहाड़ों में भी विकास की बहार बह सके। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पहाड़ में हेली सेवा की शुरुआत की गई है। हेमकुंड को रोप वे से जोड़ा जा रहा है। केदारनाथ धाम तक केबल कार से पहुंच जा सकता है। केंद्र सरकार के सहयोग से केदारपुरी में 225 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो गए हैं। अन्य धामों में विकास कार्य हो रहा है। वहीं सरकार ने आपदा में बेहतर रणनीति अपनाई है। कोशिश की जा रही है कि अपने की रणनीति पर बेहतर काम किया जा सके। पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगति को दूर करने का काम लिया है। इसके बाद वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 21वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गैरसैंण जाएंगे। वहां वह भारीसैंण विधानसभा परिसर में राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। कश्मीर घाटी में तैनात सैनिकों को दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सेना को सोमवार को कश्मीर विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए। कश्मीर विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में समझौता ज्ञापन पर कुलपति प्रोफेसर तलत अहमद और चिनर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने हस्ताक्षर किए। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि यह कश्मीर विश्वविद्यालय और चिनर कोर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिन्होंने वर्तमान में कश्मीर में सेवारत सैनिक के लिए दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रावधान के लिए दीर्घकालीन करार किए हैं। समझौते के अनुसार कश्मीर में तैनात सेना के जवान दूरस्थ शिक्षा निदेशालय कश्मीर विश्वविद्यालय की ओर से प्रदान किए जा रहे हैं विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। सेना के कर्मियों को उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रमों में से 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के 1 साल के डिप्लोमा कोर्स और 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शामिल हैं। जवानों के रजिस्ट्रेशन के लिए वर्तमान में कुल 18 पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिन्हें आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि दीर्घकालीन समझौता ज्ञापन से कश्मीर में तैनात सैनिकों को लाभ होगा। GOC लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने इस करार को शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इससे चिनर कोर के सैनिकों को चुनौतीपूर्ण माहौल में अपने कर्तव्य और पालन करने में सख्त बनाएगा। कश्मीर विश्वविद्यालय अपनी समृद्धि, विस्तार, संस्कृति और शिक्षा के साथ चिनर कोर के सैन्य कर्मियों और नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों के लिए उच्च शिक्षक योग्यता और विशेष वस्तु विशेषज्ञता हासिल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार डेरा बाबा नानक पहुंचे और दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन किए। इससे पहले सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन कार्यवाही स्थगित होने के बाद सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बेअदबी और ड्रग्स के मामले पर चन्नी सरकार पर कामकाज पर सवाल उठाए। वहीं सिद्धू का आरोप है कि सुखबीर सिंह बादल को क्लीन चिट देने वाले पंजाब का DGP लगाया गया है।
सिद्धू का यह भी आरोप है कि जिस व्यक्ति ने सुमेध सैनी को ब्लैंकेट बेल दिखाई है, उसे ही चन्नी सरकार ने पंजाब का एडवोकेट जनरल लगा दिया है। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह बीच की कहल खुलकर सामने आ गई है। सोमवार दोपहर हुई बैठक में दोनों नेताओं के बीच तानातनी कुछ इस हद तक पहुंच गई कि सिद्धू बैठक छोड़कर बाहर आ गए, जबकि सिद्धू के व्यवहार से खफा चन्नी को मनाने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पूरे मामले में कुछ नहीं कहा। दरअसल सोमवार को पंजाब राजभवन के गेस्ट हाउस में हरीश चौधरी ने दोनों पक्षों में सुलह कराने के इरादे से बैठक का आयोजन किया था। बैठक में वह खुद भी मौजूद रहे, लेकिन सूत्रों के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू, जो बैठक के कुछ समय पहले ही सोमवार को पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चन्नी सरकार पर निशाना साध चुके थे, अपने तलक तेवर के साथ ही इस बैठक में पहुंचे। वहीं सिद्धू ने बेआबदी के मामले में दोषियों पर कार्रवाई में हो रही देरी, नशे के मामले में सरकार के ढूलमूल रवैया, निजी कंपनियों से बिजली समझौते रद्द करने और पेट्रोल डीजल के दाम में कमी के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री पर सवाल की बौछार कर दी। मुख्यमंत्री ने सिद्धू को समझाना चाहा कि सभी मामलों में सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है और अगले 1 माह में नतीजे भी सामने आएंगे, लेकिन सिद्धू अव्यवस्थ नहीं हुए और उन्होंने डीजीपी और एजी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के सामने रख दिए। इस पर चन्नी ने साफ कर दिया कि अंतिम फैसले से पहले किसी अफसर को हटाया या बदला नहीं जा सकता। उसके बाद सिद्धू बैठक के बीच में ही छोड़कर बाहर आ गए। वहीं सिद्धू के रवैये से नाराज चन्नी को हरीश चौधरी ने जैसे तैसे शांत किया। ये सोशल मूवमेंट है, ये सोशल मूवमेंट ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ मूवमेंट ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅਰਦਾਸ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ 5000 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 75% ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, 70000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਭਾਈ। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में कुंडली बॉर्डर पर आज दोपहर 3 बजे होनी प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा होने से पहले होने जा रही बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मोर्चा के सदस्य मंजीत राय ने कहा कि सरकार को झुकाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ खास निर्णय लिए जाएं। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए 26 नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 22 जनवरी तक किसानों व सरकारों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी थी। इसके बाद 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद से सरकार व किसानों के बीच पैदा हुए गतिरोध आज तक समाप्त नहीं हो पाए हैं। सरकार की ओर से बातचीत का कोई न्योता नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण किसान अब गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने जोर दिया है कि अब सरकार को झुकाने के लिए किसानों का संघर्ष तेज करना पड़ेगा। ऐसे में वह खुद 9 नवंबर को कुंडली सीमा पर होने वाली बैठक में केजीपी को बंद करने का प्रस्ताव रखेंगे। इसके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। द्वारका साउथ इलाके में नौकरी का झांसा देकर एक युवती को जबरन शराब पिलाकर उसके साथ होटल में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात का विरोध करने पर पीड़िता का गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया गया।
इसके बाद आरोपी ने अपने लोहे के भारी कड़े से उसके चेहरे पर वार कर दिया। वारदात के बाद आरोपी जख्मी हालत में युवती को होटल में छोड़कर फरार हो गया। युवती ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी, बाद में अपनी लाइव लोकेशन पुलिस को शेयर की। इसके बाद पुलिस जख्मी युवती तक पहुंची। होटल के दरवाजे को तोड़कर युवती को दूसरी मंजिल से बचाया गया। बाद में उसे DDU अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं द्वारका साउथ थाना पुलिस ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देना, आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर होटल के मैनेजर संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुख्य आरोपी अंकित शेहरावत की तलाश कर रही है। पुलिस होटल में लगे CCTV कैमरों में से भी पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व CM और कांग्रेस चुनाव के अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि वर्ष 2022 में सत्ता में आने पर 2.5 से 3 वर्ष में गैरसावी में आवास स्थापना, विकास और ढांचागत सुविधाएं जुटाने के बाद राजधानी वहां शिफ्ट कर देंगे। गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण म्यूजियम बनाने के लिए नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को सत्र के पहले दिन कांग्रेस गैरसैंण में भव्य रैली निकालकर सरकार को चेताने का काम करेगी। कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार से बात करते हुए हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण के मुद्दे पर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस अवसर पर पूर्व CM रावत ने कहा कि गैरसैंण के नाम पर भाजपा प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद वह शीतकाल में सत्र आयोजित करना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, गैरसैंण के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है। पार्टी की नीयत पर किसी को कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 साल पूर्व भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सत्र के दौरान गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तब से लेकर अब तक CM से लेकर CM तक और मंडलायुक्त कर्मचारी से गैरसैंण नहीं गया। ऐसे में सरकार की घोषणा पर ही सवाल उठता है। आगरा में दिवाली पर बिगड़ी हवा के सेहत सोमवार को वेंटिलेटर पर पहुंच गई। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई सूची में आगरा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां एयर क्लैरिटी इंडेक्स 486 पर पहुंच गया। वहीं पड़ोसी मथुरा जिले का वृंदावन दूसरा प्रदूषित शहर रहा, जहां AQI 475 रहा। देश के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में से 8 उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2 हरियाणा के हैं। सोमवार को इस साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा। इससे ठीक एक साल पहले 9 नवंबर 2020 को भी आगरा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा था, लेकिन तब एयर क्लैरिटी इंडेक्स 458 था। सोमवार को बिगड़ी हवा के पीछे मुख्य वजह धूल कणों की भारी मौजूदगी रही, जो सीवर लाइन, पानी की लाइन, मेट्रो निर्माण कार्य, हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण और ट्रैफिक जाम के कारण वातावरण में बने रहे। भारी धुंध और जहरीली गैसों के कारण स्मॉग की चादर पूरे दिन शहर पर छाई रही, जिससे मरीज तो परेशान हो रहे हैं, स्वास्थ्य लोगों को भी सांस लेने में परेशानी हुई, आंखों में जलन भी होती रही। डेंगू के साथ जिका के संक्रमण के फैलाव से आशंकित कानपुर स्वास्थ्य विभाग मच्छरों से बचाव के तरीके खोजने में जुट गया है। कीट विज्ञान विशेषज्ञों की टीम मच्छरों की मिजाज के बारे में पता कर रही है। इससे मच्छरों से बचाव की रणनीति बनाई जाएगी। शोधों से खुलासा हुआ है कि ड्रिंक करने के बाद शरीर से जैसी ही अल्कोहल की महक आती है, वैसे ही मादा एडजी जाइका मच्छर खून पीने के लिए लपक उठती है। इसी तरह के बिंदुओं के अध्ययन पर लोगों को मच्छरों से बचाने की सलाह दी जा रही है। एडी जाइका मच्छर ही डेंगू, जीका, येलो फीवर और जापानी इंसेफ्लाइटिस सिक्खो रोग फैलाता है। मादा मच्छर ही खून चूसने के चक्कर में रोक देती है। जीका संक्रमण गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं के लिए अधिक खतरनाक माना जा रहा है। इससे अमेरिका और विश्व की दूसरी एजेंसियों के शोध से इस संबंध में तथ्य जुटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को शमाली के किराना पहुंचे। यहां उन्होंने PSC कैंप, यूपी रोडवेज बस स्टैंड सहित करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी कैराना से पलायन करने के बाद वापस लौटे व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे। यहां उन्होंने व्यापारियों और उनके परिवार से बात की। सीएम योगी ने एक बच्ची से बात करते हुए कहा, डरना मत, बाबा के बगल में बैठी हो। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से पूछा कि लौटने के बाद अब यहां आपको कोई डर तो नहीं है। 426 करोड़ की 114 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कैराना में जनसभा स्थल में मंच से 426 करोड़ की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने लाभार्थियों को डेमो चेक, पोषण किट, आवास की चाबी, स्वीकृति पत्र भी भेंट की। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2017 में भी मैं शामली आया था। तब मैंने कैराना के बारे में कहा था कि यहाँ सुरक्षा का बेहतर माहौल देंगे और आज हम कैराना को सुरक्षित माहौल देने में सफल हुए हैं। कैराना पलायन और मुजफ्फरनगर दंगा राजनीतिक का नहीं, अस्मितिक का मुद्दा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना पलायन और मुजफ्फरनगर दंगा भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन बान और शान का मुद्दा है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री दाइगो को हेलीकॉप्टर से बुलाकर सम्मानित करते थे। भाजपा सरकार में दागियों को परलोक भेजने का काम किया है। हमारी सरकार ने सभी को सुरक्षा की गारंटी दी है, इसलिए यहाँ PAC बटालियन की स्थापना की जा रही है। कई अन्य परियोजनाओं की सौगात यहाँ के लोगों को दे रहे हैं। कैराना को इसकी शास्त्रीय संगीत और प्रारूप के मुख्य व्यापक केंद्र की पहचान मारे जाते हैं। तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब जातिवाद की राजनीति करने वालों को उनकी जाति नजर नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि बाबू हुकुम सिंह अब हमारे बीच नहीं है। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज होते थे और उन्हें प्रेरित किया जाता था। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब भी तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देकर खुश होते हैं और उस पर ताली भी बजाते हैं। ऐसे लोगों के इन कृत्यों को यूपी में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देने वालों को मारिच व सुबाहु की तरह दुर्गति का शिकार करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन बान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे, तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। 250 करोड़ की लागत से बनेगी PSC बटालियन, 1278 जवान रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना में अपराधियों का बोलबाला रहता है। यहाँ के व्यापारी दूसरे प्रदेशों में पलायन कर गए थे। जनता की आवाज़ उठाने वाले यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर सपा सरकार में झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। मोदी जी के आह्वान पर जनता ने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाई, जिसके बाद पलायन करने वाले गुंडे खुद पलायन कर गए। PSC का जब डंडा चलेगा तो बड़े से बड़े दंगाई अपने आप ही दूसरे लोग की यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। अब वह यहां पर अराजकता नहीं फैला सकता, और अगर फैलाएगा तो फिर उसको भी मालूम होगा कि इसके बाद कोई और चारा नहीं होगा गले में तख्ती लटकाने के सिवाय। सीएम योगी बोले, अपराधियों के खिलाफ जीरो की टॉलरेंस की नीति अपना रही सरकार। पलायन के बाद वापस लौटे मित्तल परिवार से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने पत्रकारों से बातचीत की।
उन्होंने इस दौरान कहा कि 1990 के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण का दंश कैराना जैसे कस्बे ने झेला है। यहाँ पर हिंदू व्यापारियों और अन्य हिंदुओं को प्रातीड़ित कर पलायन करने को मजबूर कर दिया गया है। वह आगे बोले, 2017 के बाद अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के बाद इस कस्बे में शांति आई, बहुत से परिवार वापस आए। सीएम योगी बोले कि साल 2017 में मैं जब यहाँ आया था तो लोगों ने पीएसी के बटालियन और चौकी के मजबूती की लोगों की ने मांग की थी। पुलिस चौकी के सुदृढ़ीकरण का काम पहले तो हो ही चुका था और अब मैं पीएसी बटालियन की शुरुआत करने आया हूं। पलायन कर चुके अधिकृत लोग वापस आ चुके हैं और सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ जिस नीति से काम कर रही है आगे भी करेगी। बच्चों और महिलाओं में जो विश्वास देखा है वह आगे रंग दिखाएगा। कहा, जाम की शिकायत को किया दूर। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर जाम की जो शिकायत रहती थी उसे हमने दूर किया है। जब यहाँ व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है, पीएम मोदी का सबका साथ सबका विश्वास का मंत्र रहा है जो हम आगे लेकर जाएंगे, लेकिन बिना तुष्टीकरण के नीति के हम विकास करेंगे। मैं कस्बे के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी। यहाँ के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और आगे बढ़ाया जाएगा। पिछली सपा सरकार में जिन परिवारों पर अत्याचार हुआ था, जिनके परिवार ने लोगों की हत्या हुई थी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और उन मामलों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड के दौरान कितना बड़ा कार्य हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना के साये में जी रही थी, भयभीत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे विधायकगण, पदाधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, स्वास्थ्य के कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, कोरोना वॉरियर्स बिना भेदभाव के आपकी सेवा कर रहे थे। जीवन भी बचाना था, जीविका को भी बचाना था और उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा। यही नहीं, कोरोना घर में जिनको हुआ उनको तो ठीक किया ही गया, जो जेल में भी कोरोना से पीड़ित थे उनको भी ठीक करवाया गया। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज के साथ।